सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राजकीय महाविद्यालय बूंदी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष की इस प्रथम कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, विश्व में भारतीय संस्कृति के गौरव को प्रतिष्ठापित करने का श्रेय संस्कृत भाषा की गौरवमयी काव्यधारा को प्राप्त है। प्राचीनों की यह सम्मति रही है, भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। देववाणी संस्कृत सहस्रों वर्षों से भारतीय जनमानस को अनुप्राणित और स्पंदित करती आई है। संस्कृत साहित्य का चिंतन करते ही वाल्मीकि, व्यास आदि मनीषियों के साथ ही कवि शिरोमणि कालिदास का स्मरण होना सर्वथा स्वाभाविक है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में एक प्राचीन कवि ने कहा है, जब कवियों की गणना की जाने लगी तो पहला नाम कालिदास का था। अतः वे कनिष्ठिका अंगुली पर विराजमान हुए, परंतु आगे कालिदास के समान दूसरा कवि न होने के कारण दूसरी अंगुली पर गिनने के लिए कोई नाम न मिला, इसलिए उसका अनामिका नाम सार्थक ही रहा। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावा दनामिका सार्थवती बभूव। इस प्रकार अपने काव्य सौंदर्य के द्वारा भारतीय कविंद्रों की गणना प्रसंग में आज भी महाकवि कालिदास ही कनिष्ठिकाधिष्ठित है। प्रसन्न राघवकार जयदेव ने कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः कहकर महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु के परम गौरवास्पद पद से विभूषित किया है। साथ ही कालिदास के काव्यों में सुकुमार भाव की अद्वितीय अभिव्यंजना देखकर उन्हें संस्कृत कविता कामिनी का विलास ही कह दिया। आनंद वर्धनाचार्य ने कालिदास को महाकवि कहा है। उनके मतानुसार संपूर्ण काव्य जगत में कालिदास जैसे महाकवि 2, 3 या 5, 6 ही हुए हैं। पाश्चात्य विद्वान प्रसिद्ध आंग्ल साहित्यकार शेक्सपियर के साथ कालिदास की तुलना करते हैं और कालिदास जी को भारतीय शेक्सपियर के रूप में पहचानते हैं। आश्चर्य की बात है, अपनी लोकोत्तर काव्य प्रतिभा से विश्व को चमत्कृत करने वाले माँ सरस्वती के वरद पुत्र संस्कृत साहित्याकाश में देदीप्यमान सूर्य के स्थानापन्न भारतीय संस्कृति, साहित्य और जीवन दर्शनों के प्रतिनिधि महाकवि कालिदास के स्थिति काल, जन्म स्थान, वंश परिचय आदि के संबंध में कोई भी प्रामाणिक या ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। इसका प्रमुख कारण है अत्यंत निष्प्रिय स्वयं कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। अतः अंतः साक्ष्य के आधार पर हम उनके जीवन वृत्त तथा काल के विषय में कुछ भी जानने में नितांत असमर्थ हैं। स्वकृत काव्यों की प्रस्तावना में नाट्य शास्त्रीय परंपरानुसार उन्होंने अपने नाम का निर्देश मात्र किया है, किंतु स्वरचित काव्यों में तो उन्होंने इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी। प्रामाणिक विवरण प्राप्त न होने पर भी कालिदास के जीवन के विषय में विभिन्न किंवदंतियां और दंतकथाएं प्रचलित है। प्रथम और सर्वप्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार यद्यपि कालिदास ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे, परंतु माता पिता के शीघ्र ही स्वर्गवासी हो जाने से इनका पालन पोषण लगभग 20 वर्षों तक एक ग्वाले द्वारा हुआ और कहा जाता है कि जीवन के प्रारंभिक काल में ये अनपढ़ और महामूर्ख थे। जंगलों में भेड़ बकरियां चराया करते थे। उसी समय राजा शारदानंद की विद्योत्तमा नाम की परम विदुषी और अति सुंदरी कन्या थी। उसे अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था। इस कारण उसने शर्त रखी कि जो कोई विद्वान उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। उसके सौंदर्य और कीर्ति की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से बहुत से विद्वान आए, परंतु कोई उसे परास्त न कर सका।
इस प्रकार अपमानित उन पंडितों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसका विवाह किसी नितांत मूर्ख के साथ कराने का विचार किया और उसी महामूर्ख को खोजते हुए उन्होंने कालिदास को देखा जो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। कालिदास की इस मूर्खता को देखकर वे विद्वान बड़े प्रसन्न हुए और कालिदास को परम सुंदरी राजकुमारी के साथ विवाह करने का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गए तथा उनसे राजसभा में मौन रहने को कहा। इसके पश्चात उस मूर्ख कालिदास को पांडित्य वेश धारण कराकर परम विद्वान की संज्ञा देकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित किया और कहा कि ये हमारे गुरुजी आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, किंतु आजकल ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं, अतः संकेतों द्वारा शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा ने कालिदास से संकेतों से ही प्रश्न किए। विद्योत्मा ने परब्रह्म की भावना से एक उंगली उठाई। कालिदास ने यह समझकर कि यह एक आँख फोड़ने को कहती है, 2 उंगलियां उठा दी। पंडितों ने इसकी व्याख्या में ब्रह्म और माया का कथन किया। इसके बाद विद्योत्मा ने पंच महाभूतों के अभिप्राय से 5 उंगलियां उठाई। कालिदास ने इसे थप्पड़ का संकेत समझकर मुट्ठी दिखाई। विद्वानों ने इस संकेत की व्याख्या की कि पंच महाभूतों से एक शरीर बनता है। इस प्रकार मौन शास्त्रार्थ में विद्योत्मा को परास्त कर उन पंडितों ने छल पूर्वक अपनी पराजय का बदला लिया और विद्योत्मा को मूर्ख कालिदास से विवाह करना पड़ा। प्रथम रात्रि में एक ऊंट की चिल्लाहट सुनकर विद्योत्मा ने अपने पति कालिदास से पूछा, किमिदम, अर्थात यह क्या है? इस पर कालिदास ने उट्र उट्र इस प्रकार शुद्ध उच्चारण किया। तब विद्योत्मा ने कालिदास को महामूर्ख समझकर घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कालिदास को इससे इतना अपमान अनुभव हुआ कि वह आत्महत्या के उद्देश्य से काली मंदिर चला गया और साधना लीन हो गया। भगवती काली ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। इसके बाद अपूर्व विद्वत्ता एवं कवित्व शक्ति प्राप्त कर तथा परम शास्त्र निष्णात होकर वे अपनी पत्नी राजकुमारी विद्योत्मा के पास पहुँचे और बंद द्वार को खोलने के लिए अनावृत कपाटम द्वारम देहि इस प्रकार कहा। पत्नी विद्योत्मा ने उत्तर में अस्ति कश्चिद वाग विशेषः कहकर द्वार खोला। कालिदास जी ने अपनी पत्नी के मुख से उच्चरित इस वाक्य के 3 पदों अस्ति, कश्चिद और वाग से 3 काव्यों क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश की रचना की। अस्ति पद को ग्रहण कर अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगराधिराज पूर्वापरौ तोयनिधिव गाय स्थित पृथिव्या इव मानदंडः इस प्रथम पद्य से प्रारंभ कर कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। कश्चिद पद से कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इस प्रकार प्रारंभिक पद्य से प्रारंभ कर मेघदूत को रचा और वाग पद से वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इस आद्य श्लोक से युक्त रघुवंश महाकाव्य की सृष्टि की। रघुवंश महाकाव्य के इस प्रथम पद्य में शिव पार्वती के युगल रूप का वर्णन है जो भारतीय संस्कृति की मूल कल्पना है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार वे लंका के राजा कुमार दास के आश्रित कवि थे। वहां पर एक वेश्या के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि जिस विद्योत्मा से अपमानित होकर और जिसकी प्रेरणा से महामूर्ख से परम विद्वान बने अपनी पत्नी को ये माता के समान मानने लगे थे, इससे चिढ़कर उसने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होगी। फलतः कालिदास वेश्याओं की संगति में अधिक रहने लगे और एक बार एक वेश्या ने धन के लोभ में कालिदास को विष देकर मार दिया।
परंतु कालिदास की रचनाओं का अध्ययन करने पर यह दंतकथा निस्सार प्रतीत होती है, क्योंकि माँ सरस्वती के वरद पुत्र कालिदास पर इस प्रकार की दुष्चरित्रता का आरोप स्वतः खंडित हो जाता है। तीसरी जनश्रुति के अनुसार कालिदास विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। इस किंवदंती का आधार संभवतः ज्योतिर्विद्याभरण ग्रंथ का श्लोक है, जो इस प्रकार है। धन्वंतरि क्षपणका मरसिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वराह मिहिरो नृपति सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य। किंतु यहाँ यह ध्यातव्य है कि इस पद्य में जिन विद्वज्जनों का उल्लेख किया गया है उन सबका समय समान नहीं है। चौथी जनश्रुति उन्हें धारा नरेश भोज का आश्रित कवि सिद्ध करती है। इस प्रकार कालिदास के जीवन के संबंध में प्रचलित इन जनश्रुतियों में कोई तथ्यपूर्ण सामंजस्य नहीं है तथा ये सर्वमान्य भी नहीं है। कालिदास की जीवनी इन जनश्रुतियों से धूमिल हो गई है। प्रत्येक ग्रंथकर्ता के विचार, विद्वत्ता तथा स्वभाव उसके ग्रंथों में प्रतिबिंबित हुआ करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आस्तिक शिरोमणि कालिदास धार्मिक दृष्टि से भगवान शिव के उपासक थे, परम शैव थे। इनकी रचनाओं में मंगलाचरण के रूप में प्रायः शिव स्तुति मिलती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस वेद वाक्य के प्रति दृढ़ आस्थावान एकेश्वरवादी इनके मत में ब्रह्मा विष्णु महेश उस एक ही ईश्वर के रूप हैं। कालिदास के ग्रंथों में आश्रमों का वर्णन पढ़कर यह ज्ञात होता है कि कालिदास ने प्राचीन भारत के किसी गुरुकुल में रहकर विधिवत अध्ययन किया था। वे विविध विद्याओं के ज्ञाता तथा सर्व शास्त्र पारंगत थे। उन्होंने वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, दर्शनों का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया था और वे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, काव्यशास्त्र तथा नीति शास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे। ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, नाट्यशास्त्र, संगीत, चित्रकला एवं वाद्य आदि समस्त कलाओं में उनका समान प्रवेश था। उन्हें इतिहास तथा भूगोल का भी अद्भुत ज्ञान था। मेघदूत और रघु दिग्विजय उनके भौगोलिक ज्ञान के प्रत्यक्ष निदर्शन हैं। उनके इस सर्वांगीण ज्ञान का परिचय उनके ग्रंथों से मिल जाता है। कालिदास विलासी प्रकृति के थे, इसके प्रमाण उनके उत्कट श्रृंगार वर्णन है। इसी प्रकार उनके विनोदी स्वभाव के परिचायक उनके विदूषक पात्र हैं। वस्तुतः कालिदास एक सच्चे सद्गृहस्थ थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम की तुलना शाकुंतलम में मुनि आश्रम से की है। वे लौकिक आचार व्यवहारों तथा विभिन्न संबंधों का भली भांति निर्वाह करने वाले सहृदय व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनके निश्चल तथा निरीह स्वभाव में थी। वेदुष्य की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले कालिदास जी की अद्भुत विनम्रता और अनिर्वचनीय निरभिमानिता ज्ञान लव दुर्विदग्ध दर्पांध जनों का आज भी पथ प्रशस्त करती है। विकथना अर्थात आत्मश्लाघा तो उनमें लेश मात्र नहीं थी। रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में स्वयं को अल्पमति बताते हुए वे गुणातिशायी सूर्यवंश के वर्णन में खुद को असमर्थ पाते हैं। क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तीतिर्षुर दुस्तरम मोहा दुड़ुपेनास्मि सागरम। आगे कहते हैं, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् दुद्बाहुरिव वामनः। अर्थात मंद होते हुए भी कवि यश का अभिलाषी में उसी प्रकार उपहास का पात्र बनूंगा जिस प्रकार ऊंचे कद वाले व्यक्ति के द्वारा तोड़े जाने वाले फल के विषय में भुजाएं उठाए हुए
बोने की प्रवृत्ति उपहासास्पद होती है। कालिदास के व्यक्तित्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्या विनम्रता से शोभित होती है। अपनी अमर रचनाओं के कारण कालिदास इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके सार्वभौम यश का अनुभव कर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर एक प्रदेश के निवासी विद्वान उन्हें अपने अपने प्रांत का वास्तव्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। महाकवि का नाम काली से शुरू होता है, अतः बंगाल ने उन्हें बंगाली कहना प्रारंभ कर दिया। इस मत के समर्थकों का कहना है कि कालिदास का नाम ही उन्हें बंगाली सिद्ध करने में पर्याप्त है। वे कालिदास नाम का अर्थ कालिका दास लेते हैं और इस आधार पर प्रमाणित करते हैं कि उनका जन्म स्थान बंगाल था, क्योंकि काली देवी का पूजन बंगाल में सर्वत्र होता है। उनके काव्यों में हिमालय का वर्णन सबसे अधिक पाया जाता है, अतः कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास कश्मीरी थे। कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय के अनुसार पुरुरवा और उर्वशी का मिलन कश्मीर के गंधमादन पर्वत पर हुआ था। मेघदूत गीति काव्य में वर्णित यक्ष की निवास स्थली अलका, रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में वर्णित वशिष्ठाश्रम तथा शाकुंतलम के 7वें अंक के अनुसार भगवान काश्यप का आश्रय स्थल कश्मीर में ही अवस्थित है। महाराष्ट्र ने कालिदास को नागपुर के निकट रामटेक पर्वत का निवासी बताया है। कालिदास के ग्रंथों के अंतर साक्ष्य के आधार पर अधिकांश विद्वान उज्जैनी को उनका जन्म स्थान मानते हैं। कालिदास का उज्जैनी से घनिष्ठ संबंध प्राय सभी विद्वानों को मान्य है। मेघदूत खंड काव्य में कवि का मालव भूमि के प्रति अनुराग, उसका मार्मिक ज्ञान और पक्षपात उनके जन्मभूमि के प्रति मोह का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेघदूत में यक्ष ने मेघ को रामगिरी से अलका नगरी तक का मार्ग बताते हुए उससे उज्जयिनी जाने का विशेष अनुरोध किया है। यद्यपि उज्जयिनी अलका के मार्ग में नहीं आती, यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम्हें थोड़ा वक्र मार्ग अर्थात टेढ़ा मार्ग अपनाना पड़ेगा, फिर भी तुम उज्जयिनी अवश्य जाना। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सोधोत्संग प्रणय विमुखो मा स्म भूरुज्जिन्या। इसके साथ ही कालिदास ने विस्तार के साथ उज्जयिनी की सांस्कृतिक गाथा प्रस्तुत करते हुए उज्जयिनी के भगवान महाकाल के मंदिर और क्षिप्रा नदी आदि की भी चर्चा की है। इस प्रकार कालिदास ने अपने वर्णनों से ही यह बात प्रमाणित की है कि सचमुच उज्जयिनी स्वर्ग का ही कांतिमत टुकड़ा है। मेघदूत के अनुसार स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गिणां गाम गतानां शेषै पुण्यैर्हृतमिव दिवः कांतिमत खंडमेकम्। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त एवं जन्म स्थान की तरह उनका स्थिति काल भी पर्याप्त विवादास्पद रहा है। इस संबंध में अंतः साक्ष्य का नितांत अभाव होने से बाह्य साक्ष्य के आधार पर कुछ सामग्री अवश्य उपलब्ध होती है, किंतु उसके आधार पर भी पूर्ण रूपेण किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच सकना कठिन ही प्रतीत होता है। अन्य बातों की विवादग्रस्त होते हुए भी महाकवि कालिदास के स्थिति काल की पूर्वोत्तर सीमाओं के विषय में तो समस्त विद्वान एक मत है। इसकी पूर्वी सीमा लगभग 150 ईसा पूर्व की निश्चित की गई है, क्योंकि यही समय कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक के नायक शुंग वंशीय अग्निमित्र के राजत्व काल का ऐतिहासिकों ने माना है। अतः कालिदास का समय अग्निमित्र से पूर्व का नहीं हो सकता। यह तो है पूर्ववर्ती सीमा। उत्तरवर्ती सीमा के विषय में विचार किया जाए तो कालिदास के नाम का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम कन्नौजाधिपति सम्राट हर्षवर्धन, जिनका समय इतिहासज्ञों ने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी पर्यंत स्वीकार किया है, कि आश्रित कवि महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित
हर्ष चरित की प्रस्तावना में उपलब्ध होता है। कालिदास के काव्य में गणनातीत शाश्वत संदेश प्रदायक सूक्तियां समाहित है। उन्हें उद्देश्य बनाकर बाणभट्ट ने कहा है कि कविवर कालिदास की पुष्प मंजरियों के समान मीठी सूक्तियों को सुनकर किसके हृदय में आनंद का उद्रेक नहीं होगा। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। इसके अतिरिक्त 634 ईस्वी के ऐहोल शिलालेख पर खुदी हुई प्रशस्ति में भी कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ही उल्लेख ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हैं। इस प्रकार कालिदास के काल निर्णय के विषय में इतना तो निष्कर्ष निकाला ही जा सकता है कि कालिदास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से ईसा की 6ठी शताब्दी के बीच कहीं हुए होंगे। सारंततो ग्राह्यमपास्य फल्गु के अनुसार छात्रों के सर्वांगीण हित को ध्यान में रखकर यहाँ अति प्रसिद्ध तर्कों को उपन्यस्त करते हुए उनके काल निर्धारण का हम प्रयत्न करते हैं। कालिदास के स्थिति काल की पूर्वापर सीमा को ध्यान में रखकर विद्वानों के मतों को 4 वर्गों में संकलित किया जा सकता है। प्रथम मत ईसा की 6ठी शताब्दी का है। इस मत के समर्थकों प्रोफेसर मैक्स मुलर, प्रोफेसर फर्गुसन ने हुणों को हराने वाले उज्जयिनी के राजा हर्ष को तथा डॉक्टर हार्नली ने मालव नरेश यशोवर्धन को भारतीय जनश्रुति का विक्रमादित्य बताकर 6ठी शताब्दी में कालिदास का निर्देश करने का प्रयत्न किया है, परंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है। इसके साथ ही मेघदूत खंडकाव्य के पूर्व मेघ के 14 श्लोक के दिन नागा नाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान अंश की टीका करते हुए टीकाकार मल्लीनाथ ने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिन्नागाचार्य जो 6ठी शती में हुए थे को कालिदास का समकालीन दिखाया है, किंतु एक बौद्ध दार्शनिक की एक कवि से शत्रुता की बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसके साथ ही दिन्नाग का समय भी विवादास्पद रहा है। कुछ विद्वान उनका समय 4ठी शताब्दी मानते हैं। द्वितीय मत है ईसा की 4th शताब्दी या गुप्तकालीन मत। अधिकांश पाश्चात्य तथा कई भारतीय विद्वानों का मत है कि कालिदास के काव्यों में वर्णित वैभव गुप्तकालीन समृद्धि का परिचायक है, क्योंकि गुप्तकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात थे। अतः कालिदास गुप्त काल में हुए थे। इनके आश्रयदाता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्हीं शकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजय रघु की दिग्विजय से पूरी समानता रखती है तथा चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त के जन्मोत्सव पर कालिदास ने कुमार संभव की रचना की थी, ऐसा इस मत के समर्थकों का कहना है। तृतीय मत है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का। डॉक्टर कुन्हन राजा ने कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्र नाटक के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि कालिदास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के राजकवि थे। चतुर्थ मत है ईसा पूर्व 1st शती का। यह भारतीय परंपरागत मत है। जनश्रुतियों और किंवदंतियों के आधार पर अधिकांश भारतीय विद्वान कालिदास को शक राजाओं को परास्त कर शकारी का विरुद्ध धारण करने वाले तथा विद्वानों को विपुल धन दान देने वाले उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से अन्यतम स्वीकार करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था। कालिदास को विक्रमादित्य के साथ जोड़ने का मुख्य कारण ज्योतिर्विदाभरण का श्लोक है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। ईसा की 1st शताब्दी में रचित गुणाढ्य की बृहत कथा का रूपांतर कथा सरित सागर
में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की कथा मिलती है। इसमें कालिदास के आश्रयदाता के रूप में विक्रमादित्य का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अपने नाटक के विक्रमोर्वशीयम नामकरण तथा स्वरचित ग्रंथों में यत्र तत्र विक्रम शब्द के सहेतुक प्रयोग द्वारा महाकवि अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य की ओर ही संकेत करते हैं। अश्वघोष पर महाकवि कालिदास का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। महाकवि अश्वघोष का स्थिति काल ईसा की प्रथम शताब्दी ऐतिहासिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर इन सारे प्रमाणों के आधार पर अधिकांश भारतीय विद्वान कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार करते हैं। पर इन समस्त मतों में से कोई भी मत समस्त विद्वानों को सर्वसम्मत रूप से मान्य नहीं है। वस्तुतः कालिदास सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक कवि थे। कदाचित वे समस्त जगत को ही अपनी जन्मस्थली मानते थे। अखंड काल के प्रवाह में अपने लिए सीमा रेखा खींचना शायद उन्हें अभिप्सित न था। वस्तुतः उनकी महत्ता की इयता देश तथा काल की परिधि में आबद्ध नहीं की जा सकती। कालिदास जैसे कवियों की कालजयी कृतियां ही उनका पूर्ण परिचय, उनका सर्वस्व है। अतः इस अकिंचनवाद की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। देशखंड, कालखंड तथा मानव खंड से जोड़कर वे अपनी सारस्वत साधना का मूल्य कम नहीं करना चाहते थे। उनके वचन, उनके सुकृत, उनकी अनुभूतियां संपूर्ण विश्व को आज भी उपकृत कर रही हैं। कवि कुलगुरु कालिदास ऐसे पुण्यात्मा रस सिद्ध कवीश्वर हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि में आधारभूत योगदान किया है और जिनका यश शरीर अजर अमर है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशकाय जरामरणजं भयम्। शुभमस्तु।